नमस्कार। आज जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, मतदान आज संपन्न हो गया, उन राज्यों के एग्जिट पोल पर बात। एग्जिट पोल यानी चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद हम मीडिया के लोग, पत्रकार लोग या राजनीतिक पंडित, विश्लेषक या बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जो आंकड़ों में वर्षों तक खेलते रहते हैं, वो क्या आकलन करते हैं कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी और कौन कि कहां से कितनी सीटें हासिल करेगा। आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब पर ख़ास तौर पर फोकस है। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी के राज्य रहे हैं लोगों के मन में, और स्थानीय समीकरणों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी किसी की होती भी नहीं है। इसलिए आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश और पंजाब की, और समय मिला तो बाकी राज्यों का भी। दरअसल हमने और आपने आज ये देखा होगा कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें एक बड़ी विचित्र सी बात आई है। विचित्र सी बात यह आई है कि दो कैटेगरीज हैं। एक, आप भी हैरान होंगे देख के कि जो बड़े चैनल हैं, जो चैनल हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है पांचों राज्यों में करीब करीब, एक आध अपवाद को छोड़ दें तो। और जो डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं तो उन पर प्रतिपक्षी पार्टियां, यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी बढ़त में दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? दो प्लेटफॉर्म मीडिया के और दोनों अलग अलग अपना आकलन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? पहली बात तो यह है कि जो धारणा बनी है कि टेलीविज़न चैनल्स को, बड़े चैनल्स को, चूँकि बड़े मीडिया घराने हैं, सरकार उनको भारी भरकम विज्ञापन देती है, करोड़ों रुपए के विज्ञापन देती है साल भर में। और जब वो विज्ञापन देती है तो वो करोड़ों रुपए काफ़ी हद तक उन चैनलों की ऑक्सीजन बन जाते हैं, प्राणवायु बन जाते हैं। तो एक तो कारण ये होता है कि वो चैनल इतना जोखिम नहीं उठाना चाहते कि वो ज़मीनी तौर पर निष्पक्ष राय रख सकें। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी हद तक सरकार का दबाव भी होता होगा, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिस तरह से 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसने कोई अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से चैनलों के ऊपर राय बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया होगा। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि इसके अलावा दुर्भाग्य से कुछ साल में मीडिया में कुछ पत्रकार और एंकर, ये जिनको आप लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, भक्त मीडिया भी कहते हैं, पत्रकारों में एक वर्टिकल डिवीज़न हो गया है। और ये डिवीज़न बहुत ही चालाकी के साथ किया गया है। हमने 40 साल में ऐसा डिवीज़न कभी नहीं देखा, लेकिन अभी हाल के 5 वर्षों में ऐसा डिवीज़न देख लिया। अफसोस की बात यह है कि इस डिवीज़न के बाद भी हम ये समझने को तैयार नहीं हैं कि हम पत्रकारिता के साथ कोई जस्टिस कर रहे हैं। यह पत्रकारिता की ठीक भूमिका नहीं है। लेकिन अब जब बट गए हैं तो बट गए हैं, इसके अब कोई समय ही कोई इलाज करेगा। और दूसरा, ऐसा क्यों होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है वो दूसरी पार्टी बढ़त हासिल कर रही है और टेलीविज़न चैनल्स पर सत्तारूढ़ पार्टी बढ़त हासिल कर रही है? आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रतिपक्ष के नेताओं को और डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनको ज़्यादा स्थान इसलिए मिलता है कि टेलीविज़न चैनल्स में सरकार के दबाव के चलते प्रतिपक्ष को उतनी स्पेस नहीं मिलती, और डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की ओर वो मुड़ जाते हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब लोग ये देखते हैं, ऐसे पत्रकार लोग जब ये देखते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स एक तरफा जा रहे हैं, तो वे अपने असहमति के सुरों को डिजिटल या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर वो अपनी राय रखते हैं। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म कहीं ज़्यादा
सच्चाई के करीब हो सकते हैं। अब एक बात और भी इसमें आती है कि एग्जिट पोल जो संस्थाएं कराती हैं संभवतया वो भी 100% निष्पक्ष नहीं होती। उनके साथ जो लोग होते हैं, जिन चैनल्स के साथ उनका एग्रीमेंट होता है, वो कोई निशुल्क तो करती नहीं है। चैनल उनके लिए पे करता है, पैसा देता है, और जब चैनल उनको पेमेंट करता है तो ये भी एजेंसियां ध्यान रखती हैं कि ये पेमेंट, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो नमक बजाने का बहुत फार्मूला और मुहावरा चला है, लेकिन ये एजेंसियां भी ध्यान रखती हैं कि जो पैसा चैनल दे रहे हैं उन चैनलों के हितों का भी ख्याल रखा जाए। और चैनल का हित किस में है? चैनल का हित उसमें है क्योंकि सरकार उनको करोड़ों रुपए दे रही है, तो सरकार के हित साधने में कहीं ना कहीं चैनल भी सामने आते हैं। और जब चैनल सामने आते हैं तो ये जो एग्जिट पोल वाली एजेंसियां हैं ये भी उन्हीं चैनलों के साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं और पाते हैं कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां और चैनल मिलकर के कोई बहुत ही 100% निष्पक्ष राय या ओपिनियन अपने दर्शकों और मतदाताओं के सामने नहीं रखते। इसके अलावा एक बात और भी है कि जो एग्जिट पोल एजेंसियां जो कराती हैं उनके वो कोई एक व्यक्ति तो करता नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे महादेश में उनकी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी टीमें लगाई जाती हैं इस काम में, महीनों पहले से टीमें लगाई जाती हैं। उनका एक फॉर्मेट होता है, उनका एक तरीका होता है, टेक्निकल तरीका होता है जिसके ज़रिए वो मतदाताओं की राय जानने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि अगर जो टेक्निकल टीमें जो लगाई जाती हैं ये राय जानने के लिए, तो उसमें 100 लोग भी हो सकते हैं, 500 लोग भी हो सकते हैं, 700 लोग भी हो सकते हैं। तो आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि उन 700 लोगों की अपनी कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होगी। इसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग। पत्रकारिता में भी ये मुहावरा चलता है, यानी अभी मैं उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन जो 700, 800, 1000 लोग जो एग्जिट पोल के लिए सर्वेक्षण का काम करते हैं उनकी अपनी भी राजनीतिक रुझान या राजनीतिक इच्छा भी इस मामले में काफ़ी असर करती है। तो एक बात तो ये है। अब मैं आता हूँ दूसरी स्तर पे। आज वो मतदाता भी नहीं रहे। 40-45 साल पहले जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरुआत की थी तब मतदाता भी मेरा ख्याल है कि ठीक ठाक ढंग से भोला होता था, सच्चा होता था। सच्चा से मतलब कि अगर आप उसे पूछेंगे कि भाई किसको वोट देना है तो वो कह देगा कि नहीं भाई अब तो कांग्रेस को बहुत हो गए, अब तो समाजवादी को देंगे या भारतीय जनता पार्टी को देंगे या जनसंघ को देंगे या कांग्रेस को ही देंगे, जिसको भी देना है उसको देंगे। वो बता दिया करता था और हम लोग उस आधार पे अपनी बात कर लेते थे क्योंकि उसमें झूठ नहीं होता था। अब 2000 पिछले 20-22 साल में 2000 के बाद जिस तरह से संचार साधनों का विकास हुआ है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न चैनल, सैटेलाइट चैनल्स, यूट्यूब और तमाम जो जितने अवतार आए हैं, तो उसको देख देख के हर मतदाता ये समझ गया है कि किस तरह से पत्रकारिता और मीडिया के लोग बटे हुए हैं। इसलिए वो जब आप जाते हैं, मैदान में जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो पहले वो आपको ये पढ़ने की और जानने की और समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में आपकी अपनी ओपिनियन क्या है। तो कई बार तो वो आपको चलता कर देता है, बिल्कुल चुटकियों में विदा कर देता है। वो समझ जाता है कि जब वो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिनसे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पत्रकार है ये गोदी मीडिया है या उसके प्रतिपक्षी मीडिया है। तो ऐसे सवालों का, ऐसे मीडिया का मतदाता अब सामना नहीं करना चाहते 2022 के हिंदुस्तान में। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात एक और है, मैं खुद कहता हूँ कि मैं एक बार पत्रकार होता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक होता हूँ, और इसी तरह हमारी श्रेणी के बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं और चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो दूसरी ओर वो एक मतदाता भी हैं। कई बार हमारे अंदर जो 100% पत्रकार होता है वो निष्पक्ष होता है, लेकिन जो हमारे अंदर का मतदाता होता है वो अपनी इच्छा उस 100% पत्रकार में जो निष्पक्ष है उस पर थोपने की कोशिश करता है। और हमारे अंदर का जो मतदाता है वो कई बार चाहता है, चाहने लग जाता है, अरे ये पार्टी हार जाए तो अच्छा है, बहुत हो गया, इसने काम ही क्या किया है, या ये पार्टी खराब है या ये पार्टी अच्छी है। हमारे अंदर का मतदाता भी वो राय बनाता है।
और इस तरह से हमारा जो पत्रकारिता का जो विश्लेषण है वो कई बार प्रभावित हो जाता है उस मतदाता से। तो अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। जो लोग इस मतदाता वाले अवचेतन में मतदाता के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं वो शायद बेहतर और श्रेष्ठ किस्म की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जो मतदाता से प्रभावित नज़र आते हैं उसी को मैं विशफुल थिंकिंग कहता हूँ। यानी मेरा मन तो चाहता है कि एक्स पार्टी जीते, लेकिन वाई पार्टी अगर जीत रही है तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने विश्लेषण में कहूँगा कि नहीं, वाई पार्टी तो नहीं, माहौल तो एक्स पार्टी का ही है। तो कई बार ये कारण भी होता है। खैर मित्रों, अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश और पंजाब पर। उत्तर प्रदेश के बारे में अब मेरा आकलन जो है, क्योंकि ये समय काफ़ी हो रहा है और मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। मैंने ये पाया, मैं कोई आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, इलाकाई विश्लेषण नहीं करूँगा, मैं जातियों में नहीं जाऊँगा, उपजातियों में नहीं जाऊँगा, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो कहूँगा वो ये है कि मेरा निष्कर्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में इतनी निर्बल या दुर्बल भी नहीं है जितना कि बताया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और समाजवादी पार्टी उतनी कमज़ोर भी नहीं है जितना बताया जा रहा है टेलीविज़न चैनल्स पे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में 2017 वाली चमत्कारिक जीत तो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलेगी। ऐतिहासिक जीत थी वो, और ऐसी जीत इतिहास में कम ही मिलती है, एक आध बार ही मिलती है, जैसे कांग्रेस को 1984 में मिली थी। तो ऐसी जीतें बड़ी इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। तो बीजेपी को वैसी जीत तो मिलने वाली है नहीं। कारण ये कि दोनों नकारात्मक वोट हैं, दोनों यानी केंद्र के और प्रदेश के। केंद्र के 5 साल के कामकाज और प्रदेश सरकार का 5 साल का कामकाज, जो कि बहुत ज़्यादा सकारात्मक और उत्साह जगाने वाला नहीं है, ये मेरी नज़र में है। जो अपेक्षाएं मतदाताओं की योगी सरकार से थीं वो शायद फुलफिल नहीं की। बेरोजगारी के मसले पर, महिलाओं से अत्याचार के मसले पर, औद्योगिकरण के मसले पर, किसानों के मुद्दे पर, और भी तमाम जो वर्गों के मसले हैं उन पर। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, गाल ज़रूर बजाए गए लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर हमने देखा है कि जब लखीमपुर खीरी में अगर किसानों को कुचल के मारा जा सकता है, हाथरस बदायूं या तमाम स्थानों पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो सकता है, तो किस लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं? यानी जो लॉ एंड ऑर्डर आपको अच्छा लगता है वही लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। तो ये जो सारे हैं, अच्छा, सांप्रदायिक और नफरत फैलाने का काम ये भी बहुत हुआ है। तो इन वजहों से भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की धारणा 2017 वाली नहीं रही है, और लोग ये मानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतनी मजबूत नहीं है जैसी कि 2017 में थी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ, बिल्कुल उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अभी भी वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के लिए उभर सकती है। अब आइए समाजवादी पार्टी पे। मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से प्रतिपक्ष के रूप में 5 वर्षों तक कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता दिखानी चाहिए थी योगी सरकार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी ने नहीं दिखाई। 2 वर्षों से अलबत्ता कांग्रेस ने ज़रूर ये कंसिस्टेंसी दिखाई है। प्रियंका गांधी पहली बार गांधी परिवार से कोई एक सदस्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस तरह से सक्रिय हुआ, तो और सकारात्मक कैंपेन के जरिए। प्रियंका गांधी के कैंपेन में कहीं कोई घटिया या स्तरहीन प्रचार नहीं दिखा, ये सभी मानते हैं। जो उनको वोट दिए होंगे वो भी मानते हैं, और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है वो भी मानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी कोई मुकाबले में है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी मुकाबले में नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव के बीज उसने इस चुनाव में बो दिए हैं। पक्का है कि कुछ 2, 4, 5, 6% वोट परसेंट बढ़ जाए, 5, 7, 10 सीटें भी बढ़ जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा आप उम्मीद नहीं अभी कर सकते कांग्रेस पार्टी से। 2024 में आपको लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम ज़रूर दिखेगा। समाजवादी पार्टी ने एक और गलती की। अखिलेश यादव ने अपना कैंपेन बहुत ही अलसाए कुछ शर्माते सकुचाते किया। उनके में वो तलखी, तीखापन और आक्रमण में वो धार नहीं थी। किसानों के मसले पर जब लखीमपुर खीरी का कांड हुआ तो अखिलेश यादव कहाँ थे?
अखिलेश यादव की शिक्षा दरअसल ज़मीनी नहीं है। उनको अपने आप को ज़मीनी नेता के तौर पर अभी प्रमाणित करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसलिए भी कि पिछला जो कार्यकाल उनका था वो लोग भूले नहीं हैं। पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि जिस तरह से उनकी जाति के लोगों को पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पर लगाम रखने के लिए लगा दिया गया था, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, उस विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया और मतदाता इससे बेहद नाराज़ हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत है नहीं जितना हम समझ रहे हैं कि एक तरफा बहुमत मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उतनी कमज़ोर है नहीं कि एकदम सुपड़ा साफ हो रहा है। दोनों ही पार्टियां मेरी समझ से 250 और 200 के आसपास रहेंगी, 2-4% आगे या 2-4% पीछे। तो एक तो ये है। बहुजन समाज पार्टी को, मायावती की पार्टी ने इस बार बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी की जेबी टीम नज़र आई हैं, और जेबी टीम नज़र आने का बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक एक बार बिखर जाता है तो वापस नहीं लौटता। ये आसान नहीं है। मायावती के लिए इस बार बहुत सुनहरा अवसर था, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि मायावती की संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं। क्यों? इसलिए संभावनाएं समाप्त नहीं हुई हैं कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से थोड़ा कम वोट मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? वो दो ऑफ़र करेगी कि या तो आप हमें समर्थन दें या हमसे समर्थन लें। अब मायावती के विधायक कितने आते हैं? मायावती क्या आमतौर पर समर्थन लेती हैं? देती कम हैं, अपवाद ही हैं, एक आध दो अवसरों के हैं। तो अगर मायावती इस स्थिति में आई कि वो सरकार बना सकती हैं या सरकार बनाने में योगदान कर सकती हैं, तो वो अपनी शर्त भी रख सकती हैं। और उनकी तरफ से शर्त क्या होगी? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हैं तो उनकी शर्त ये हो सकती है कि योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और यही प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। यानी वो कांटे से कांटा निकालने वाली बात है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि योगी भी, सांप मरे ना लाठी टूटे, योगी भी मुख्यमंत्री ना बने, मायावती कहेंगे किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाओ। तो मौर्य जी भी हो सकते हैं, या भारतीय जनता, अगर उनकी 20 सीटें आ गई, 20-25 विधायक उनके पास चुन के आ गए, तो बीजेपी कहेगी कि मायावती जी आप मुख्यमंत्री बन जाओ 2024 तक, देखो आगे फिर देखेंगे क्या होता है। तो मायावती ऐसा भी कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस और का साथ लेके बहुमत के करीब पहुंचती है या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो स्पष्ट बहुमत देते नज़र आते हैं समाजवादी पार्टी को, और यही इंटरेस्टिंग फार्मूला है, यही इंटरेस्टिंग समीकरण है कि देखते हैं 10 तारीख को क्या होगा। लेकिन ये मैं दावा नहीं कर सकता कि अमुक पार्टी सत्ता में आ रही है, इतनी सीटें मिल रही हैं, इतनी इसको मिल रही हैं, इतनी उसको मिल रही हैं, ऐसा नहीं है। और अब चलते चलते पंजाब की बात और कर लेते हैं। पंजाब में देखिए, कांग्रेस सत्ता में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। अगर नहीं हटाते तो अब ये लगता है, उस समय ज़रूर दुख हुआ था कि कैप्टन जो कि 2 चुनाव से आपको जिता रहे थे उनको इस तरीके से हटाया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कैप्टन को अगर उस समय नहीं हटाते तो कांग्रेस की स्थिति आज जैसी है उससे ख़राब होती, बदतर होती। कैप्टन से इतनी हद तक नाराज़गी थी, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन को हटाने का फैसला ठीक ही किया। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने एक फैसला और गलत कर दिया, नवजोत सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपनी ही पार्टी पर आत्मघाती साबित हुए हैं, और उन्होंने जिस तरह से पिछले महीनों में प्रदर्शन किया है उसका खामियाजा भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। ऑल्दो चन्नी जो बने हैं, चन्नी ने अपने आप को एक बेहतर, शांत, संयत और एक संयमित मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। आम आदमी पार्टी शायद बेहतर कर रही थी, लेकिन जैसे ही कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के बारे में ये खुलासा किया कि वो तो खालिस्तान के समर्थक हैं और आज़ाद देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और अरविंद केजरीवाल उसका पुरजोर खंडन नहीं कर सके, और ना ही ऐसा कोई प्रमाण कर सके, ना ही वो कोई ऐसा कर सके कि वो उनके खिलाफ कोर्ट में चले जाते, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप था कि देश के अलगाववादियों को केजरीवाल समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की किरकिरी भी हुई है। अंदाज़ा आप लगाइए सरकार किसकी बनेगी। बाकी 3 राज्यों में फिर बात करेंगे। अभी पंजाब, उत्तर प्रदेश, 2 राज्य ही
मुख्य तौर पर आज मेरी चर्चा का विषय थे। इसके साथ ही आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।